मेवाड़ राजवंश या मेवाड़ का इतिहास। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? मेवाड़ राजवंश या मेवाड़ का इतिहास। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेवाड़ नाम कैसे पड़ा। तो हो सकता है यहाँ पर मेदपाट जाति रहती थी, उसके कारण मेवाड़ नाम पड़ा है। उसके बाद एक अब जनपदों में एक जनपद भी पड़ते हैं, कौन सा? सीवी। वो जनपद यही था और उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी थी मध्यमिका। अब देखो, हमें दो बड़ी रियासतें पढ़नी। कौन कौन सी पढ़नी है? एक तो पढ़नी है मारवाड़, ठीक है, और एक हमें पढ़नी है मेवाड़। अब कैसे पता चलेगा कि मेवाड़ कौन सा है, मारवाड़ कौन सा है? जैसे मान लो ये राजस्थान है, ठीक है, इसमें से एक सेक्टर तो ये है और एक सेक्टर ये है। तो कैसे ध्यान रखोगे? जैसे मारवाड़ में जैसे बीकानेर आता है। बीकानेर में कितने संबंध है? 4। मारवाड़ में कितने? 4। एक तरीका तो ये याद रखने का, ठीक है। और क्या था मारवाड़ में? जोधपुर, ठीक है। जोधपुर में कितने संबंध है? 4। मारवाड़ में कितने? 4। उसके बाद एक यहाँ पर और एक क्या? बाड़मेर में कितने संबंध है? 4। बाकी जो बच गए वो सेक्टर कौन सा है? ये, यानी राजस्थान का दक्षिणी भाग क्या है? मेवाड़ है। जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं आपके? उदयपुर आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, भीलवाड़ा आ जाएगा, राजसमंद आ जाएगा और डूंगरपुर आ जाएगा, ठीक है। डूंगरपुर जो निचले जो सेक्टर है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, चित्तौड़ है, राजसमंद है, भीलवाड़ा, ये सेक्टर किस में आ जाएगा? आपका मेवाड़ में आ जाएगा। मेदपाट जाति रहती थी, इसलिए इसका नाम शायद मेवाड़ पड़ा होगा। या एक जनपद था सीवी, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी। इसमें 5 जिले आते हैं: उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। मेवाड़ महाराणाओं को क्या कहा जाता था? हिंदुआ सूरज, हिंदुआ सूरज कहा जाता था। और इनका जो आदर्श वाक्य था वो क्या था? वो था जो दृढ़ रखे धर्म ताही राखे करतार, यानी ताही राखे करतार, यानी जो धर्म पर रहेगा वही क्या रखेगा? तलवार रखेगा। यानी जो धर्म पर रहेगा वही क्या रखेगा? तलवार रखेगा। अब हम बात करते हैं, यहां पर मेवाड़ में 2 शाखा हुई थी। कौन कौन सी? एक तो हुई थी गोहिल, ठीक है। ये कब अलग हुई थी? ये हुई थी करण सिंह के समय, ठीक है। करण सिंह के समय हुई थी, 2 भागों में बट गया था। इसके 2 पुत्र थे। इसके एक का नाम था खेम सिंह और एक का नाम था, बीच का शासक बता रहा हूं भी मैं, ठीक है ना, और एक का नाम था राहब। राहब कहां चला गया था? राहब चला गया था सिसोदा ठिकाने। और सिसोदा ठिकाने जानने के कारण इनको क्या कहने लगे थे? सिसोदिया। और बच्चा खेम सिंह वहीं पर चित्तौड़ में शासन करेगा। तो समझ में आ गया होगा आपको कि गोहिल और सिसोदिया दोनों क्या? एक ही ब्लड है, एक ही ब्लड संरचना है, एक ही बाप की 2 संतान है। जो एक कहाँ चली गई? सिसोदा ठिकाना चली गई और एक कहाँ रह गई? चित्तौड़ में रह गई। आगे बात समझ में आपके यहां तक? अब आगे हम बात करते हैं कि गोहिल कहां से आए थे, कैसे आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अबुल फजल की बात सुनते हैं। अबुल फजल के वे? अबुल फजल बात के वे? अबुल फजल ये कहता है कि ईरान का एक बादशाह था। कहाँ का था? ईरान का एक बादशाह था जिसका नाम था नौसेका। नौसेका की संतान कौन है? गोहिल है। ऐसा जिक्र कहीं नहीं आता है। अबुल फजल बोले झूठ। डॉक्टर भंडारकर की भी सुन लिया कहीं के वे? डॉक्टर भंडारकर जी ये बात बोलते हैं कि
ये किसके अनुसार बोलते, ये बोलते आहाड़ शिलालेख के अनुसार। किसके अनुसार? आहाड़ शिलालेख के अनुसार। आहाड़ शिलालेख में डॉक्टर भंडारकर ने कहा है, बताया है कि आहाड़ शिलालेख के अनुसार कि ये क्या थे, ये ब्राह्मण थे। ठीक है, और कहाँ के ब्राह्मण थे? ये थे आनंदपुर के ब्राह्मण। ठीक है, बात कर लेते हैं नैणसी की। नैणसी ने गोहिलों की कितनी शाखा बताई? 24। और राजपूतों की कितनी बताई थी? 36। किसने बताई थी? नैणसी ने। नैणसी और ओझा ये कहता है कि ये क्या थे? सूर्यवंशी थे। बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि गोहिल किससे संबंध जोड़ते हैं? अपने आप का गोहिल भगवान राम से संबंध जोड़ते हैं, और भगवान राम क्या थे? सूर्यवंशी थे। तो ये भी क्या हो गए? सूर्यवंशी हो गए। यानी मेवाड़ के महाराणा क्या हो गए? सूर्यवंशी हो गए। जिसमें भगवान राम के वंशज में मेवाड़ के महाराणा हुए, और कौन हुए? भगवान बुद्ध भी इसी वंश में हुए। यहां तक आ गई बात समझ में आपकी? टोड क्या कहता है? टोड का भी मत सुनो। टोड ये कहता है कि ये कोई वल्लभ का राजा था। वल्लभ का राजा था, और उस राजा का नाम क्या था? शिलादित्य। और शिलादित्य की संतान कौन है? ये गोहिल है। ठीक है, उसके बाद एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य में बताया गया है कि गोहिल क्या थे? गोहिल विप्र थे। विप्र को मतलब समझोगे? ब्राह्मणी वे क्या थे? विप्र थे। कैसे वे, किसके आधार पर इन्होंने ब्राह्मण बताया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये अपने आप को इनके जो कुल देवता है, किनके? मेवाड़ के महाराणा के। मेवाड़ के महाराणा के जो कुल देवता वो कौन है? एकलिंग जी है। क्या है? एकलिंग जी। इसके एकलिंग जी के मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था, या काल भोज भी आप इसको बोलते हैं। और इनकी जो कुलदेवी है वो कौन है? बाण माता। इनका आगे जिक्र करेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले जो शासक हुआ था वो हुआ था गोहिलादित्य। कौन हुआ था? गोहिलादित्य। सबसे पहले जब भी ये कहीं जाते, यानी मेवाड़ के जो महाराणा थे वो कहीं पर भी या युद्ध करने जाते थे ना, तो इनसे आशीर्वाद लेते थे। किससे? एकलिंग जी से। और वो अपने आप को क्या मानते थे? एकलिंग जी का सामंत मानते थे। यानी मेवाड़ के जो वास्तविक राजा है वो कौन है? वास्तविक राजा वो है एकलिंग जी। और ये कहीं पर भी, यानी युद्ध में जाने से पहले इनसे क्या लेते थे? आशीर्वाद लेते थे। और आशीर्वाद लेने को क्या बोला जाता है? आशंका मांगना। यानी ये इजाजत लेता, और एक कदे भी जब भी एकलिंग जी का दर्शन करने जाता, मंदिर में जाता ना, तो तलवार सागे लेकर कौन जाता? क्यों? क्योंकि राजा के दरबार में हथियार लेकर नहीं जाते हैं, तो तलवार को बाहर ही रखते थे। कहाँ के राजा? मेवाड़ के महाराणा। यहां तक आ गई बात समझ में? किम्मी को नहीं, 5 ही बात बताइए। क्या क्या बताइए, एक बार रिपीट मारो। यहाँ कौन सा जनपद था? सीवी। राजधानी मध्यमिका। 5 जिला हुए: उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़। ठीक है, मेवाड़ महाराणाओं को हिंदुआ सूरज कहा जाता था। और इनका आदर्श है कि जो दृढ़ राके धर्म ताही राके करतार, यानी जो धर्म पर रहेगा वही तलवार रखेगा। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार, डॉक्टर भंडारकर ने गोहिलों को आहाड़ शिलालेख के अनुसार क्या बताया है? ब्राह्मण बताया। कहाँ के? आनंदपुर के। और अबुल फजल क्या कहता है? अबुल फजल ये कहता है कि ये किसकी संतान है? ईरान के बादशाह नौशेका की संतान है। नैणसी ने गोहिलों की 24 शाखा बताई, और राजपूतों को कितनी बताइए? 36 बताइए। और टोड क्या कहता है कि ये एक वल्लभ का राजा था, शिलादित्य उसकी संतान है गोहिल। और कुलदेवता एकलिंग जी महाराज, और सिसोदिया की कुलदेवी बाण माता। अबुल फजल तो कहता है कि विदेशी थे। विदेशी हो गए, ईरान विदेशी है।
और इसके साथ साथ किसने हाँ मिला दी, V.A. स्मिथ। यानी V.A. स्मिथ। और तो अबुल फजल क्या कहता है, अबुल फजल ये कहता है कि गोहिल क्या थे, ये तो विदेशी थे। अब देखो हम एक एक शासक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो शासक पढ़ेंगे उसका नाम है गुहिलादित्य। मैंने बता दिया कि गुहिल और सिसोदिया एक ही ब्लड है, एक ही शाखा में से दोनों निकले हुए हैं। ठीक है, यहां तक आ गई बात समझ में आपके। गुहिल जो शाखा थी वो कहाँ से, गुहिलादित्य से लेकर रतन सिंह तक थी, जो रतन सिंह पद्मिनी का पति था उस तक। और इनकी उपाधि क्या थी, रावल थी। सिसोदिया, सिसोदिया लगाते थे राणा। क्या लगाते थे, राणा। ये कहाँ से थी, ये राणा हमीर से लेकर कहाँ तक थी, महाराणा भोपाल सिंह तक। यानी हम आज़ादी तक इनको पढ़ेंगे। और इनके जो वंशज है वो आज भी राज करते हैं। कहाँ पर, मेवाड़ पर। यानी अब मेवाड़ तो नहीं रहा, लेकिन वो उदयपुर चित्तौड़गढ़ में रहते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो हम शासक पढ़ेंगे उनका नाम है कौन, क्या, गुहिलादित्य, या इसका नाम कहीं गुहदत्त भी मिल जाता है आपको। उसके बाद हम जो शासक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अल्लट। ठीक है, सॉरी, बप्पा रावल। इनके बीच में एक दो शासक और आएंगे, जैसे नाग है, नागादित्य जिसने नागदा बसाया था। कहीं ऐसा जिक्र तो नहीं मिलता है, एक दो किताबें बताती है ऐसा। अगर आप बहुत डीपली पढ़ते हो तो, अगर आपको महेंद्र है और ऐसे नाम करके एक दो शासक मिलते हैं, लेकिन उनका कहीं जिक्र नहीं आता। ठीक है, और बताते ऐसे ही है कि गुहिलादित्य के बाद में कौन, बप्पा रावल। बप्पा रावल के बाद में अल्लट। और अल्लट को क्या बोलता जाता है, आलू रावल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम गुहिलादित्य को लेते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, गोहिलों का आदि पुरुष, मूल पुरुष, और क्या बोला जाता है, संस्थापक। यानी गोहिल वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, गुहिलादित्य। गुहिलादित्य के पिताजी का नाम क्या था, शिलादित्य। शिलादित्य कौन था, वल्लभ का राजा था। गुहिलादित्य की माताजी का क्या नाम था, पुष्पावती। और इनका जो पालन पोषण क्या था वो किसने किया था, कमलावती ने। और कमलावती क्या थी, एक ब्राह्मणी थी। इसके कारण हो सकता है इनको एक ब्राह्मण की संतान बताया है। यहाँ तक आ गई कहानी समझ में। इसने गुहिलादित्य ने 567 में क्या रखी थी, गोहिल वंश की नींव रखी थी। बहुत ईजी है। गुहिलादित्य गोहिल वंश का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष किसको बोला जाता है, गुहिलादित्य को बोला जाता है। उसके बाद कौन बना, बप्पा रावल। ठीक है, और गुहिलादित्य के पिताजी का नाम शिलादित्य, माताजी का नाम पुष्पावती। और इसकी इनकी जो देखभाल की थी वो किन्होंने की थी, कमलावती जो एक ब्राह्मणी थी। इन्होंने 566 और 67 में क्या रखी थी, इन्होंने नींव रखी थी। अब देखो गोहिलों की बहुत सारी शाखा थी राजस्थान में। जैसे मैं बात करूँ मेवाड़ में किसने रखी थी, कब रखी थी, 566 में। ठीक है, और कहाँ थी, वागड़ डूंगरपुर में भी थी, देवलिया प्रतापगढ़ में भी थी गोहिलों की शाखा, बांसवाड़ा में भी थी, शाहपुरा में थी। शाहपुरा में 1613 में स्थापना की थी किसने, सुजान सिंह ने। बांसवाड़ा में 1518 ईस्वी में की थी, किसने की थी, वो की थी जगमाल ने। और देवलिया प्रतापगढ़ में 1433 ईस्वी में स्थापना की थी किसने, सूरजमल ने की थी। और उसके बाद वागड़ डूंगरपुर 1178 ईस्वी में की थी, किसने की थी, सामत सिंह ने की थी। और गोहिलों का तो मैंने बता दिया कब की थी, 566 ईस्वी में। ये जो राजवंश है कौन सा, मेवाड़ वाला, ये सबसे लंबा चलने वाला राजवंश है। कैसे है, जैसे हम पढ़ते चौहान राजवंश पढ़ते हैं। चौहान राजवंश की स्थापना कब होती है, 551 ईस्वी। खत्म कब हो जाता है, तराइन के सेकेंड युद्ध में 1192 में। कोई सा भी राजवंश उठा लो, ये भारत का ही नहीं, कौन सा मेवाड़ वाला, ये भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे लंबा चलने वाला राजवंश है। कैसे, देख लो, 500
कब हुई थी? 66 ईस्वी से लेकर ये आज तक चलता है, आज तक। अभी भी वहाँ का कोई शासक है, नाम तो नहीं पता मेरे को, लेकिन वहाँ अभी भी शासक है। तो ये क्या सबसे लंबा चलने वाला राजवंश है? कौन सा? मेवाड़ वाला। गोहिलादित्य के बाद में कौन बना था? उसके बाद एक दो शासक का और नाम आता है, जैसे भोज का नाम आता है, महेंद्र का भी नाम आता है, नाग का भी नाम आता है। ऐसा जिक्र बहुत ही कम मिलता है। नाग का बोला जाता है कि ये नागादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और इन्होंने क्या बनवाया था? इन्होंने नागदा की स्थापना की थी, जो आगे चलकर क्या रही? राजधानी रही थी। यानी हम सीधा बोल सकते हैं कि गोहिलादित्य या गुहुदत्त के बाद भोज, महेंद्र व नाग नाम के कोई शासक हुए थे, जिनकी ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। और ग्रंथों में भोज को क्या कहा जाता है? भोजादित्य कहा जाता है। और नाग को नागादित्य नाम मिलता है। किसका? ग्रंथों में मिलता है। मेवाड़ के कथनों के अनुसार कहा जाता है कि नागदा की स्थापना किसने की थी? नागादित्य की थी। अब हम बात करते हैं किसकी? बप्पा रावल की। आ जाओ बप्पा रावल। बप्पा रावल जो तगड़ो आदमी है, खतरनाक आदमी, नाम में देखो। एक मूल जो नाम था वो क्या था? कालभोज। तगड़ो आदमी है, खतरनाक आदमी है। इतो खतरनाक आदमी है, क्या है तो खतरनाक मैं बताऊँ। 32 हाथ की तो एक धोती आती, 32 मण की एक तलवार है, 16 हाथ को एक दुपट्टो हो, और 12,72,000 सेना बतावे। अब देख लो, तकड़ो आदमी है को नहीं हो। वैसे रणकपुर परिस्थिति में क्या बताया गया? रणकपुर परिस्थिति में बताया गया है कि बप्पा रावल व कालभोज क्या है? अलग अलग बताया गया है। लेकिन हम दोनों को क्या मानेंगे? एक ही मानेंगे। रामप्रसाद जो है इतिहासकार, रामप्रसाद ये कहता है, रामप्रसाद क्या कहता है? हम अलग अलग इतिहासकारों के मत देखेंगे कि कौन क्या कहता है। रामप्रसाद तो ये कहता है कि बप्पा नाम नहीं है, बप्पा तो इसकी क्या है? उपाधि है। इसका मूल नाम तो क्या है? कालभोज है। ठीक है, उपाधि नहीं है। जबकि इसका उल्टा कौन कहता है? वीर विनोद कहता है। वीर विनोद कहता है कि ये तो उपाधि है भाई साहब। क्या कहता है? ये तो उपाधि है। रामप्रसाद कहता है नहीं, उपाधि नहीं है, उपाधि नहीं है बप्पा इसकी। गोइल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा जी। वास्तविक संस्थापक कैसे हुआ? संस्थापक में और वास्तविक संस्थापक में क्या अंतर है? संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में यह अंतर है कि इसके पास दुर्ग है। कौन सा? चित्तौड़, जो भी जीतेगा। कौन सा जीतेगा? चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग पर कौन राज किया करता थे? मानमोरी। उस समय शासक कौन था चित्तौड़ का? मानमोरी। चित्तौड़ दुर्ग पहले से था। ठीक है। और अब देखो वास्तविक संस्थापक कैसे, मैं वास्तविक संस्थापक बता रहा था। वास्तविक संस्थापक कैसे आया? जैसे हमने गोहिलादित्य पढ़ा था, ये सिर्फ क्या संस्थापक है। कैसे? कैसे? जैसे हम पढ़ते चाणक्य, चाणक्य की पुस्तक है कौन सी? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में क्या बताया गया है? साप्तांग सिद्धांत। साप्तांग सिद्धांत में क्या है? यानी 7 नियम है। 7 नियम में क्या कहा गया है? जिसके पास दुर्ग है वो क्या है? राजा है। तो भाई साहब जी ने दुर्ग है, बप्पा रावल जी कौन सो? चित्तौड़। गोहिलादित्य कोई दुर्ग को नहीं। जिसके पास सेना है वो क्या? राजा है। भाई साहब सेना है 12,72,000, इनके पास कोई सेना नहीं थी। जिसके पास पैसा है, भाई साहब खूब पीछे है, क्योंकि ऋषि दे के गया था, इनके पास इतना खजाना नहीं था। उसके बाद हम बात करते हैं भाई साहब जी अच्छा मित्र है आसपास की रियासत का। हाँ भाई साहब अच्छा कोना है, क्योंकि आर बस ही यहाँ। ठीक है, तो ऐसा माना जाता। बप्पा रावल का जो शासनकाल है वो माना जाता है 734 से 56। 734 से क्या माना जाता है? 56 माना जाता है। और गोहिल राजवंश का इनको क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और हरित ऋषि की यह क्या करते थे? सेवा किया करते थे। किसकी? हरित ऋषि की। और हरित ऋषि
बोलियो कि बेटा मैं थारी सेवा में खुश हूँ, मैं तो जा रही हूँ और फलानी जगह 15 लाख मोहरा पड़ी है, मैं तू लिया। यानी कोई स्थान बताया था, वहाँ पर धन पड़ा था, धन, और वो धन को लेकर आ गया और इसने कहा कि बेटा तू जा और चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर ले और वहाँ जाकर एक मंदिर बनवा देना। कौन सा? किसका? बोला किसका करवाना है? बोला कि ये जो मैं एकलिंग जी की पूजा करता हूँ, यानी शिवलिंग की जो मैं पूजा करता हूँ, ये शिवलिंग ले जाके वहाँ स्थापित कर देना ताकि तेरे राजवंशों का वहाँ पर राज चलता रहे। तो एकलिंग जी का यहाँ पर इन्होंने मंदिर बनवाया। कहाँ पर? कैलाशपुरी में। और कैलाशपुरी कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। उदयपुर में। इसने चित्तौड़ दुर्ग जीत तो लिया, जीते गई, क्योंकि मानमोरी को पता चला, मानमोरी पर आक्रमण किया। तो आक्रमण किया तो लोगों ने कहा कि भाई साहब थारी सोच ली पहले। क्या सोच ली? कि 32 हाथ की तो भाई साहब धोती फेरे, 32 मन की तलवार रखे, 4 बकरा खावे, 2 भैंसा साते काटे, ठीक है, 16 हाथ को दुपट्टो रखे, 12,72,000 सेना आएंगन। अब तू लड़ी कि भाग गई? तो मानमोरी साहब तो कहीं गिरिया, तू भाग गया और चित्तौड़ किसके अधिकार में हो गया? ये हो गया बप्पा रावल के अधिकार में, ठीक है। इसके अधीन आ गए थे कौन? चित्तौड़ दुर्ग। ये अपना अधीन में ले लिया था। और एकलिंग जी का क्या करवाया था? यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया था। और बप्पा रावल ने राजधानी क्या बनाई थी? नागदा। जीता तो चित्तौड़ को था, लेकिन राजधानी किसको बनाया? चित्तौड़ को नहीं बनाया और नागदा को बना दिया, ठीक है। इसने गुइल वंश की स्थापना कब की थी? अगर आपसे कोई पूछ ले गुइल राजवंश की नींव कब रखी थी? इसने वास्तविक संस्थापक है ये तो इसने रखी थी 1228 भी डेट सही है, सॉरी 1228 क्या 728 और 734 दोनों डेटें भी आती है, दोनों ध्यान में रखना, ठीक है। कोई इतिहासकार 28 लिखता है, कोई 34 लिखता है, अलग अलग है। अब हम देखेंगे कि ये अलग अलग है या एक ही है। काल भोज को आहाड़ शिलालेख में बताया गया है। आहाड़ शिलालेख में काल भोज को ये कहा गया है, क्या कहा गया है कि ये क्या है? ये तो मुकुट मणि के समान है, मुकुट मणि के समान है काल भोज को, यानी बप्पा रावल को। बप्पा रावल मेवाड़ का प्रथम शासक है जिसने क्या चलाए थे? सोने के सिक्के चलाए थे। कहाँ से मिले थे? ये मिले थे अजमेर से, ठीक है। क्या बतो लागियो कि बप्पा रावल का है? मिल्ले के ना पहले तो बताओ। मिल्ले गोपीनाथ शर्मा, और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये बताया जाता है कि एक सिक्के का वजन क्या था? 115 ग्राम था। अजमेर में सिक्को मिलो, जना देखो, देखते हैं बेमान शिवलिंग हो जना क्यों बप्पा रावल पूजा करतो। शिवलिंग के सारे गाय, यानी कि हाँ हरित ऋषि की बप्पा रावल कहीं करतो, गाय चरातो, ठीक है। तो यहाँ करके ऐसा पता लगाया जाता है कि ये सिक्का किसका था? बप्पा रावल का था। और मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने सोने के सिक्के चलाए, जिसका वजन 115 ग्राम था, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। सीवी वैद्य ये क्या कहा जाता है? इन्होंने कहा कि बप्पा रावल क्या? चार्ल्स मार्टिन बताया बप्पा रावल। क्या बताया? चार्ल्स मार्टिन। बप्पा रावल के पास 12,72,000 सेना थी। कौन बताइए बात? आ बात बताइए अपने नैणसी। वाह भाई नैणसी तकड़ो आदमी है। अब देखो बप्पा रावल के समय राजधानी क्या थी? नागदा। लेकिन उसके बाद शासक कौन बनेगा? अलट या आलू रावल। इसके समय राजधानी क्या हो जाएगी? आहाड़। अब देखो राजधानी चेंज कैसे होगी? आहाड़ हो जाएगी। उसके बाद शासक बनेगा कौन? जेतर सिंह। जेतर सिंह के समय कौन क्या हो जाएगी? चित्तौड़ हो जाएगी। उसके बाद कुंभा के बाद में कुंभलगढ़ हो जाएगी। उसके बाद उदय सिंह के समय उदयपुर। और उसके बाद महाराणा प्रताप के समय तो बहुत बार चेंज हुई थी, जैसे गोगुंदा, कुंभलगढ़, आहारगढ़ और चावंड। अब देखो बप्पा रावल की जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी नागदा में। और इनकी छतरी भी कहाँ पर है? नागदा में। लेकिन ये टोड भाई साहब कहीं के वे? टोड भाई साहब कह रहा है कि बप्पा रावल की जो मृत्यु है वो हुई थी खुरासान में। खुरासान अन्य पड़े रहे पाकिस्तान साइड, समझ गया कि खुरासान में हुई। तो इनकी कहानी अलग ही है, अपन नागदा मानना है। यानी कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? नागदा में हुई थी। आ गई यहाँ तक बात समझ में? यानी 2 शासक पढ़ लिए थे। कौन कौन से पढ़ लिए?
सबसे पहले संस्थापक गुहिलादित्य, वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल। आगे बात समझ में, ठीक है। ज़्यादा बात की कोनी है, बात रखने वाली चीज़ा है अपन कालभोज और बप्पा रावल ने एक ही मानना है। रणकपुर परिस्थिति के अलावा और कहीं नहीं बताया गया है कि ये दोनों अलग अलग है। इसके समय राजधानी क्या थी? नागदा थी, ये ध्यान रखना। और इसको काहलबोध को आहड़ शिलालेख में क्या बताया गया है? मुकुटमणि के समान बताया गया है। सीवी बेदी ने इसको चार्ल्स मार्टिन कहा गया, ठीक है। और इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता था। किससे जीता था? मानमोरी से जीता था। हरित ऋषि की सेवा किया करता था, हरित ऋषि गायें चराया करता था। और तो कायरा को भी पातर याद रखना आती है, ठीक है। अब देखो बप्पा रावल के बाद में आएगा कौन? और इसने क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। किसके? सोने के सिक्के। उसके बाद कौन आएगा शासक? अलट। अलट ने राजधानी कौन सी बनाई थी? अलट ने राजधानी बनाई थी आहड़ को। याद क्या रखो? याद तो करना है। क्या करना है? क्योंकि अपन एग्जाम का ये टाइम कौन है, तो लंबे समय वास्ते दिमाग में अटकड़ रखना पड़ी। बप्पा रावल राजधानी नागदा। अलट या आलू रावल के समय राजधानी क्या थी? आहाड़। क्या याद रखो? आ है ना, ए आ, यहाँ याद रख लियो। या तो ए आ याद रख लियो या आ याद रख लियो, ठीक है। एक गाना बताऊंगे जबकि हम सगला सवार आवे, ऊह आ ई की आवाज़ आती है जोर जोर से, इसमें इस गाने में सारा सवार आ जावे। याद करने को बढ़िया तरीका ट्रिक है, हमारी ट्रिक है, ठीक है। अलट या आलू रावल ने राजधानी किसको बनाया? नागदा को छोड़कर आहाड़ को राजधानी। बप्पा रावल ने क्या किया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मैंने बताया नहीं, एक दो बात बता देता हूं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। वैसे मैंने दुर्गों में इसको बता दिया। गंभीर बेड़च नदी के संगम पर है ये, ठीक है। राजस्थान का गौरव कहा जाता है इसको। राजस्थान का गौरव वैसे कई चीज़ों को कहा जाता है, बाजरा को भी कहा जाता है। दुर्ग कहाँ पर है? मैसा का पठार पर है, जिसकी 620 मीटर ऊंचाई है। और इस दुर्ग में वीरता, शौर्य, त्याग, बलिदान, स्वाभिमान का प्रतीक है और पावन तीर्थ स्थल इसको माना जाता है। दुर्ग अगर आपको आकार पूछ ले तो वेल मंचली का आकार का है दुर्ग। और दुर्ग के बारे में एक कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब क्या है? गड्डिया। यानी गढ़ में तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, बाकी सब। चित्तौड़गढ़ में 7 दरवाजा, गणेश पोल, हनुमान पोल और सगलांगा नाम है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, मीरा मंदिर है, श्रृंगार चौरी है, पद्मनी महल है, कुंभा महल है, जनाना बाजार है, तुलजा भवानी मंदिर है, गोरा बादल है, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ में 3 शाखा जुड़ा है। पहले शाखा 1303, दूसरा 34, 35, 1500, उसके बाद तीसरा 1567-68 में। सबसे पहले आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके बाद बहादुर शाह ने किया था, और उसके बाद अकबर ने किया था। अकबर ने उदय सिंह के समय किया था, बहादुर शाह ने विक्रमादित्य के समय किया था, और अलाउद्दीन पद्मनी वाला है मैटर, ठीक है। तो अलट या आलू रावल, अलट या आलू रावल के समय हम बात करें तो अलट है हूण राजकुमारी में ब्याह करियो। हूण कोणा विदेशिया, यानी अलट भाई साहब विदेश की बींद नहीं जाए। ओ हो। तो राजस्थान विदेश की बिजली लाने वाला सबसे पहले कौन था? अलट या आलू रावल। इसका क्या नाम था? हरिया देवी। भाई साहब जन भारत में कौन पहला ब्याह करियो विदेश, ओ बारे की बिजली लायो। जब भारत में कौन जायो? भारत में जायो चंद्रगुप्त। कौन लेके आया था? चंद्रगुप्त लेके आया था। और उसका क्या नाम था? जो चंद्रगुप्त को लेकर आया था ना, वो सिकंदर का एक सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी कौन? हेलेना। इसका ब्याह इसकी शादी किसके साथ हुई थी? चंद्रगुप्त के साथ हुई थी। आगे बात समझे। अलट ने सर्वप्रथम मेवाड़ में क्या शुरू की थी? नौकरशाही। यानी नौकरशाही को मतलब यहाँ समझ लियो कि नीचे कहीं रखना शुरू कर दिया, सामंत रखना शुरू कर दिया। आगे बात समझ में। इसके बाद जो शासक बनेगा, इसने राजधानी किसको बना दिया? नागदा को बना दिया आड़ की जगह। और इसके बाद जो शासक बनेगा उसका नाम क्या है? रण सिंह या करण सिंह। रण सिंह या
करण सिंह भी नाम मिलता है इसका कहीं पर। इसके समय क्या हुआ था, गोहिल 2 शाखाओं में बंट गया। कितनी शाखाओं में बंट गया गोहिल? 2 शाखाओं में बंट गया। कौन कौन सी? रावल, एक किसमें? रावल में, एक राणा में। इसके 2 पुत्र थे, एक तो खेम सिंह, ये तो चित्तौड़ पर ही रहेगा, शासन करेगा। और राणा में कौन था? राणा में था राहब। राहब कहाँ चला गया था? सिसोदा ठिकाने चला गया था। कहाँ चला गया था? सिसोदा ठिकाने चला गया था। आगे बात समझ में? इतनी बात है। और सिसोदिया राजवंश इसलिए कहलाए क्योंकि वहाँ सिसोदा ठिकाने में जाकर बस गए। उसके बाद यही खेम सिंह कुछ नहीं किया इसने, ये रावल शाखा की शुरुआत की मेवाड़ में और शासक बनना, बस इतनी सी बात है। उसके बाद जो शासक बनेगा वो बनेगा सामंत सिंह। सामंत सिंह का मैंने और भी कहीं पर जिक्र किया। कहाँ पर किया है? एक की लुगाई को जो नाम हो वो प्रथा भाई जकी कठा की आई पृथ्वीराज थर्ड की बहनी, यानी एक होगा जीजा जी होगा। और ए भाई साहब तराइन के सेकेंड युद्ध में मारा गया, वीर गति को प्राप्त हो गए। कौन? सामंत सिंह। समझ गए? बस इतनी बात है भाई। तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ था, उस समय मेवाड़ का शासक तो कोई ना कोई था। तो उस समय कौन था? सामंत सिंह था। और वो कहाँ गए थे? युद्ध में गए थे। उसके बाद शासक बने थे कौन? जैतर सिंह। जैतर सिंह का जो समय काल है वो कब से कब तक है? वो 1213 से लेकर 1252 तक है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके समय इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था। इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था और इसने नागदा को क्या कर दिया था? तहस नहस कर दिया था। और इसने राजधानी किसको बना लिया? चित्तौड़ को बना लिया। आक्रमण हुई, खतरनाक तहस नहस कर दियो। नागदा जी का चित्तौड़ राजधानी बनानी पड़ी। किन्ने? जैतर सिंह ने। फिर इल्तुतमिश के और जैतर सिंह के मध्य किसका युद्ध हुआ था? दोनों के मध्य युद्ध हुआ था बुताला का। किसका युद्ध हुआ था? बुताला का युद्ध हुआ था, जिसमें विजय किसकी हुई थी? जैतर सिंह की विजय हुई थी और इल्तुतमिश की क्या हुई थी? हार हुई थी। कब हुआ था ये युद्ध? ये युद्ध 1227-28 में हुआ था। ठीक है, इसमें जैतर सिंह के 2 सेनापति भी थे, बालक और मदन। बालक और मदन। ठीक है, आगे बात समझ में। और उसके बाद सेनापति कौन थे? बालक और मदन। इसमें जैतर सिंह की विजय हुई किसमें? बुताला। दशरथ शर्मा ने कहा था जैतर सिंह का जो समय है वो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग है। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग है, यानी सोने को युग है। ठीक है, और नव शक्ति का संचार भी कहा। क्या कहा? नव शक्ति का संचार। किसने कहा था? तो ये कहा था जैतर सिंह के बारे में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था। अब बताओ तो यार ये क्या बता रही है कि बुताला को युद्ध हुई और विजय जैतर सिंह, इनकी जानकारी कटू मिले था ने? तो मन इनकी जानकारी मिली जयचंद सूरी के ग्रंथों। जयचंद सूरी एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम है हमीर मद मर्दन। उस ग्रंथ में ये लिखा गया है कि इनके बीच में लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था। किन किन के मध्य? इल्तुतमिश और जैतर सिंह के मध्य। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक पढ़ लिया था? रण सिंह पढ़ लिया था, करण सिंह पढ़ लिया था, करण सिंह के बाद में खेम सिंह के बाद में सामंत सिंह के बाद में जैतर सिंह। तो यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। जैतर सिंह के बाद में जो शासक बनेगा उसका नाम है तेज सिंह। कौन बनेगा? तेज सिंह। तेज सिंह का समय क्या है? ये बना था 1252 में और 1273 तक का रहा, यानी 21 साल शासन किया। कितने साल? 21 साल इसने शासन किया था। इसके शासन में 1261 में एक बढ़िया ग्रंथ लिखी हो। कौन सी हो? जो चित्रकला में बहुत ही फेमस है, आप पढ़ा भी अभी ने। प्रथम चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा? सावर्ण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। सावर्ण
प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण सूत्र चूरणी। किजा लिखो है ताड़पत्र पर। किस पर लिखा हुआ है? ताड़पत्र पर। वर्तमान में कहाँ पर है? पाटन में। बढ़िया तरीके सुरक्षित तरीके आराम कोई जार देख सको। और लिखा किसने था? कमल चंद्र ने इसको लिखा था। इसकी एक पत्नी थी किसकी? तेज सिंह की, जिसका नाम क्या था? जेतल देवी या जेतल दे, जिसने क्या बनाया था चित्तौड़ में? श्याम पार्श्वे नाथ का क्या बनाया था? मंदिर बनाया था। कहाँ बनाया था इसने? चित्तौड़ दुर्ग में बनाया था। और 1254 में बलबन का इस पर आक्रमण हुआ था, लेकिन जिसमें क्या हुआ था? तेज सिंह विजय हुआ था, वो हार गया था। और मेवाड़ की जो चित्रशैली है वो सबसे प्राचीन चित्रशैली माना जाता है। तो ये बातें थी किसकी? तेज सिंह की। अब भाई साहब बात करनी किसकी हमें? इसके बाद जो लास्ट शासक है, लास्ट अभी नहीं है, लास्ट इसके बाद एक शासक बचा कौन सा? समर सिंह। और समर सिंह के बाद में ए भाई साहब जी कौन है? रतन सिंह जी। ये रतन सिंह जी कौन थे? ये थे पद्मनी के पति। आज हम समर सिंह तक ही पढ़ेंगे, इसको कल रतन सिंह को हम सेपरेट तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये पद्मनी जी के क्या थे? पति थे। समर सिंह को जो समय है वो क्या? 1273 से लेकर 1302, 1273 से लेकर 1302 ही इन्होंने शासन किया था। और मैं बता दूं, इसको कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बताया गया है कि शत्रुओं को शक्ति अपार था बताया गया इनको। और चीरवा लेख में इनको कहा गया है कि शत्रुओं संहार करने सिंह समान इनको बताया गया है। इनके दो पुत्र थे, एक कुंभकर्ण था, इसके दो पुत्र थे समर सिंह के। एक तो कुंभकर्ण था जो कहाँ का चला गया? वो चला गया नेपाल, और वहाँ पर जाकर गोहिल शाखा की क्या की थी? इन्होंने स्थापना की थी। और इसका एक पुत्र था कौन? रतन सिंह, जिसने मेवाड़ पर क्या किया था? शासन किया था। और मैंने जब आपको कानड़ देव चौहान पढ़ाया था, कानड़ देव चौहान कहाँ का शासक था? जालौर का शासक था। यहाँ उस समय दिल्ली पर कौन बैठा था? दिल्ली पर बैठा था अलाउद्दीन खिलजी, यानी एक के अलाउद्दीन खिलजी बैठा था। ये इधर से जा रहा था, कानड़ देश से क्या मांगा था? रास्ता मांगा था कि रास्ता दे दे, कि पग ना रख दे, थार खुलडो काट जुला जना बेचारे अलाउद्दीन ने वापिस तो जानो है, सही करने के लिए जावे ओ अठिकर ना जा रहा, अटकूण से पड़े, अर्थ तोड़ पड़े। तो भाई साहब अठिकर गया। तो उस समय कोई ना कोई तो शासक था चित्तौड़ का, तो उस समय शासक था समर सिंह। समर सिंह क्यों चौक की तरह जा, मन कोई मतलब कौनते रहो, लेकिन मन तो रिपीटा दे दे। यानी इसने क्या वसूला था? अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स वसूला था। किसने वसूला था? समर सिंह से वसूला था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे का जो हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रावल रतन सिंह, जो क्या है? रावल शाखा का अंतिम राजा है, जिसने 2 साल शासन किया था, 1301 से 1303 तक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे का नेक्स्ट क्लास में